तो आप गए वहाँ पे गिटार के लिए थे और आप सडनली डांस फ्लोर पे चले गए। हाँ जी सर। और सर मैं डीआईडी का ऑडिशन भी देने गया था अमरदीप सिंह नट के साथ। जब मैंने डांस स्टार्ट करा तो काफ़ी लोग मेरे खास हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे कज़न ब्रदर हैं, वही मुझे बोलने लग गया कि बड़ा होके क्या बनेगा, अब तो ये तो नचनिया बनेगा। तो सर वो चीज़ मुझे फील हुई मैं तो ये चीज़ बोलूँगा, मेरे खास चाचा ने ये बोली थी कि ढोलक लेके किन्नरों की तरह कैसे मांगेगा। चीज़ मुझे नहीं, मेरे सीनियर स्टूडेंट ने बताई कि सर आपकी वीडियो अर्चना पुरन मैम ने लगा रखी है स्टोरी पे। मुझे एक सॉन्ग काफ़ी अच्छा लग रहा था, 90s का था, मैंने उस पर फुट स्टेप्स करे तो अर्चना पुरन मैम का स्पेशल उस पर कमेंट आया, प्लस सर उन्होंने अपने अकाउंट पर मुझे स्टोरी लगा के मुझे मेंशन करा। जो मेरी सीनियर स्टूडेंट है अंजलि और उसके साथ था लड़का अरबाज, उनकी वीडियो टी सीरीज वालों ने अपने अकाउंट्स पे पोस्ट कर रखी है। गलती जो डांसर्स को सबसे पहले छोड़नी चाहिए, सबसे ज्यादा करते हैं नशा। Namaskar and welcome back to another episode of the Chage Guru Master Talks powered by Chage Guru Entertainment, a platform where we speak to the real heroes of entertainment. आज के गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। वो एक डांसर हैं, अ कोरियोग्राफर, इन्फ्लुएंसर हैं एंड अ बॉडी बिल्डर टू, और भी बहुत कुछ। उन्होंने टीवी रियलिटी शो को भी जज किया। बॉलीवुड सेलिब्रिटी अर्चना पूरन सिंह जी ने उनके फुटवर्क के लिए उन्हें काफ़ी सराहा और अप्रिशिएट किया। एंड 2025 में उन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर दिल्ली का खिताब हासिल किया, वो भी बिना किसी बॉडी बिल्डिंग के बैकग्राउंड के। सो प्लीज़ इस इंटरव्यू को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे उन्होंने ये जर्नी कहाँ से शुरू की और ये मुकाम कैसे हासिल किया, और भी बहुत कुछ कि कैसे आप डांस में और कोरियोग्राफी में अपना करियर बना सकते हैं, और क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बिना किसी देर के स्वागत करते हैं यंग एंड डायनामिक मिस्टर साहिल सर। कैसे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज पॉडकास्टिंग हो रही है और आपसे भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सर, आपके स्टूडेंट्स, आपके फैंस और आपके व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके बारे में और कुछ जानने के लिए। आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे जर्नी आज के मुकाम तक पहुंची, तो बताना चाहेंगे डांस कैसे शुरू हुआ? मतलब अगर हम बात करें चाइल्डहुड एज की, अर्ली एज की, तो सबसे पहले कैसे शुरू हुआ, कैसे ये पैशन आपके अंदर आया? सर देखा जाए बचपन से तो मुझे शौक नहीं था, ना डांस का ना म्यूज़िक का, बट 10th क्लास के बाद मैं एज ए गिटारिस्ट रह चुका हूँ, तो मैंने एज ए रॉक ऑन भी कर रखा है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ना रॉक स्टार बनना है। रॉक तो स्टार बनना आप है। लोगों को सभी को ही पता है रॉक स्टार के लिए सिंगिंग मैंडेटरी है, बट मुझे एक लेवल पे जाके पता चला कि मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ। तो मैंने स्टार्ट करा, फिर मैंने कोशिश करी कि अब मैं इसे और आगे लेके जाऊं, बट वहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि जब मैंने अपने से भी ज़्यादा अच्छे सिंगर्स से मिला मैं और स्टेज शो देखे मैंने, तो मैंने देखा नहीं ये मेरे लिए नहीं है। बट मैंने गिटार इनफ था जितना मुझे सीखना था, जितना मुझे करना था। फिर मैंने एज ए गिटार टीचिंग करी, काफ़ी स्कूल्स में भी सिखाया मैंने और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला। ये बात है 2013 की। ओके। मैं एक शो में इनवाइटेड था एज ए गिटारिस्ट, तो वहाँ पर परफॉर्म हो रही थी कि मतलब गिटार प्ले करेंगे सभी, तो वहाँ पर मेरी परफॉर्म नहीं हुई थी। ओके। बट वहाँ पर डांस भी था। अच्छा, आपको हाँ जी। ओके। तो डांस परफॉर्मेंस भी थी, तो वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर्स है ना डांस भी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मे बी आपने सुना होगा ब्लू आइज गाना बहुत फेमस था। बिल्कुल, किसने नहीं सुना। तो उस सॉन्ग को जब प्ले किया गया तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, बट मैंने स्टेप्स वगैरह देख रखे थे क्योंकि मुझे मिरर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद था और जो सिग्नेचर स्टेप्स थे इस गाने के, तो मैंने सोचा कि ना मैं चलो अभी इसे करते हैं, और मैं बिना किसी के बुलाए मैं बीच में चला गया। तो आप गए वहाँ पे गिटार के लिए थे और आप सडनली डांस फ्लोर पे चले गए। हाँ जी सर। तो मुझे वहाँ पर मुझे अंदर से खुद ही फील हुआ कि मतलब मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश करी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ। तो सॉन्ग मैंने डीजे वाले से उनसे बोल दिया, मैंने कहा सर सॉन्ग प्ले कर दो याला। तो मैंने सॉन्ग पे जब डांस करा वहाँ पर सभी शॉक्ड हो गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने खुद ही डांस करा था।
तो क्योंकि सर मुझे इतना शौक नहीं था शादी ब्याह पार्टी में डांस करना, मैं बहुत ज़्यादा शाय था इस चीज़ में। तो वहाँ से मुझे जो मेरे मेंटोर थे और वहाँ के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करा कि आप आगे कर सकते हो। तो तब तक आपका आपका डांस का कोई बैकग्राउंड था नहीं? नहीं सर। आपने नॉर्मली हम पार्टीज में करते हैं वो एक अलग बात है, हाँ जी, हाँ उससे जी। पहले डांस का कोई बैकग्राउंड नहीं था, नहीं सर, फर्स्ट टाइम कुछ आपने नहीं, वहीं परफॉर्म किया। वहीं करा था सर। और फिर वहां पर जाके मुझे पता चला कि मुझे इतने ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे वहाँ के टीचर्स, सब शॉक्ड थे कि उन्होंने स्पेशली मुझे पर्सनली नेक्स्ट डे पे बुलाया। उन्होंने बोला कि साहिल, जब तुम गिटार प्ले जितना करना था इनफ है, अब आपने कर लिया जो मुझे दिखा, आप मेहनत डांस में करो क्योंकि ये आपको गॉड गिफ्ट मिला है। तो मैंने कोशिश करी, मैंने कहा चलो ठीक है। इस बारे में मैंने बस अपनी मम्मी से सलाह ली क्योंकि वही मेरी फ्रेंडली है और उनसे ही मैं मतलब जो भी कुछ बात होती है मुझे उनसे ही करता हूँ मैं। तो मैंने उनसे बात करी और जब बात करने के बाद उन्होंने बोला जिससे तुझे ठीक लगा वैसा, फिर मैंने सर। तो काफी पॉजिटिव रिएक्शन था उनका। हाँ जी, उनका भी था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, इसे करते हैं। तो ज़्यादा नहीं सर, मैंने 1 से 2 मंथ अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और फिर एज ए कोरियोग्राफर यहाँ पर आपको मतलब देखा गया है कि ना, मैं गणेश चतुर्थी होती है तो वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली मैं पार्क, लोहिया पार्क है हमारी तरफ, वहाँ मैं परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहा था। तो वहाँ पर कुछ पेरेंट्स आए तो कह रहे कि आप हमारे हमारे बच्चों को बच्चों को सिखा सिखा दो। सिखा दो। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा मुझे तो खुद नहीं आता, मैंने क्या सिखाऊंगा। तो फिर जब मुझे लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ऐसे ही नॉर्मली उनके होम क्लासेस ले ली, होम क्लासेस कराई। तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ कि आप बहुत अच्छा सिखाते हो। बट मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैंने डांस कभी किसी से सीखा नहीं, सबसे पहली चीज़। तो आपको नहीं पता कि एक फ्लो क्या होता है सिखाने हाँ का, जी, हाँ जी कैसे सर। आपको स्टेप्स बताने हैं। हाँ जी, हाँ जी। करना एक अलग बात है और सिखाना बहुत बहुत डिफरेंट चीज है। हाँ सर, कह सकते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जिस जो पर्सन अपने लिए खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है और वो एज ए सीखा है, तो बहुत डिफरेंट है। हाँ। तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं थोड़ा चलो करते हैं। मतलब मैंने 1-2 दिन क्लास ली, उसके बाद मुझे खुद ही ऑकवर्ड फील होने लग गया कि मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि ओके। मैं एज ए टीचर प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को, जबकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, एज ए परफॉर्मर भी नहीं बना अभी ढंग से। तो मुझे ऐसा लगा अपने आप में। तो फिर मैंने कोशिश करी, मैंने कहा चलो ठीक है। पर मैंने एक रेमो सर की मूवी थी हम्म। ABCD, तो सर मैं उससे इतना इंस्पायर हुआ, मैंने कहा जब ये कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे राघव का स्लो मोशन इतना हम्म। ज्यादा चल रहा था। और सर मैं DID का ऑडिशन भी देने गया था अमरदीप सिंह नट के साथ। वो उन्होंने दिया था अपना मुंबई साइड में दिया था और मैंने यहाँ दिल्ली से दिया था। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ऑडिशन नहीं देना क्योंकि मुझे इस लाइन में नहीं जाना एज ए ओके। परफॉर्मर। मुझे क्योंकि जब मुझे शुरू में ही मुझे एज ए टीचर का खिताब मिल गया तो मैं सोचा, मैंने कहा नहीं, अब टीचिंग स्किल को ही बढ़ाना है। ओके। फिर जब मैंने रेमो सर को देखा, उन्होंने मतलब मूवी को तो देखा मैंने, बट बिहाइंड द सीन जो होते हैं उसे मैंने फॉलो करा। मैंने देखा, मैंने कहा रेमो सर कैसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो एज ए कोरियोग्राफर ही थे इंडस्ट्री में, एज ए बैकग्राउंड उन्होंने डांसर। एज अ, हाँ, बैकग्राउंड डांस के बाद ही अपना करियर हाँ बनाया और जी। कभी एज अ डांसर नहीं स्टेज पे आए, नहीं कभी नहीं, शोज नहीं किए उन्होंने। कभी नहीं करा। तो हाँ। फिर मुझे वो फील हुआ कि जब रेमो सर इतना अच्छा कर रहे हैं तो मुझे एज ए डायरेक्शन लाइन में जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एज ए डायरेक्टर ही प्रेजेंट करना है अपने आप को। मगर उससे पहले मुझे काफ़ी स्किल्स मुझे डेवलप करनी पड़ेगी और मुझे कोरियोग्राफी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि कोरियोग्राफी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए डायरेक्शन के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं एज ए गिटारिस्ट था तो मेरा रिदम पहले से ही क्लियर था क्योंकि म्यूजिक क्या है सर, म्यूजिक में जो रिदम है वो मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे को एक सपोर्ट मेरे यहाँ से हो गई। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ढोलक भी प्ले कर लेता हूँ। बहुत अच्छा। तो तो मुझे लगता है कि आपके स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को नहीं पता होगा गिटारिस्ट रह चुके हैं और ढोलक भी प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका बिल्कुल ही कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। हाँ जी, कहाँ हाँ जी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और कहाँ पे डांसिंग एंड कोरियोग्राफी। सर, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि सर मैंने कभी ना तो ढोलक ना गिटार को एज ए प्रोफेशनली प्रेजेंट करा है। हम्म। क्योंकि जब मुझे लगा कि मतलब मैं एज ए कोरियोग्राफर हूँ, मैं एज ए परफॉर्मर हूँ, तो मैं एज मतलब उसी ही डेवलप करूँ और उसी में ही मैं मेहनत करूँ। तो सर फिर क्या हुआ, बस मैंने उन बच्चों को ऐसा रेडी करा। फिर उसके बाद कॉलोनी के जो होते हैं, लोकल हम्म। कॉलोनी के होते हैं बच्चे, उनको बुलाया मैंने, कोई फीस वगैरह नहीं, मैंने उन्हें सिखाया। सर उन्हें सिखाया, 100 बच्चों में से मेरा स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑफ द डे आ गया। नाइस। तो ये 2013 की बात है हाँ जो जी। आपने
शुरुआत की थी हाँ और सर, लोहिया तो पार्क में आप जब हाँ परफॉर्म जी करने हाँ गए जी। थे? और फिर गणेश चतुर्थी में हमारे क्या नाम है परफॉर्मेंस हुई थी काफी बच्चों की। मेरा पहला स्टेज शो था, मुझे एज ए कोरियोग्राफर सम्मानित के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया। मेरे यूट्यूब पर भी वीडियो है, मुझे बोला तक नहीं गया कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं घबरा गया, मैंने परफॉर्म नहीं करा आज तक और ये एज ए और बेस्ट कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर बुला का रहे हैं। अवार्ड मिल रहा है, तो काफी काफी शॉकिंग होगा आपके लिए भी। सर बहुत, फिर उस वो जर्नी थी सर। उसके बाद फिर मैंने लोकल में ही एकेडमी ज्वाइन कर ली थी एज ए टीचर की। तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। हम्म। बट मुझे वहाँ पर थोड़ा सा, मैं एकेडमी का नाम नहीं लूंगा, हम्म। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे जो टैलेंट को आगे लेकर जाना है वो उस चीज को डाउन कर रहे हैं। वहाँ प्रॉपर प्रमोट नहीं कर हाँ रहे। जी, ओके। क्योंकि वहां पर क्या था ना, ऐसा होता है ना सर, जैसे कि आपको लग रहा है कि सामने वाला आर्टिस्ट है और वो उसकी बैकबोन है ना स्ट्रांग नहीं है, हम्म। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरा ये था कि जब मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगा, मैंने कहा जब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करा डांस को लेकर एज ए म्यूजिक को लेकर, तो इनको कौन करेगा। बिल्कुल। तो सबकी मेंटेलिटी सर आपको भी पता है कि जब मैंने डांस स्टार्ट करा तो काफ़ी लोग जो मेरे खास हैं, वो मेरे साथ के हैं, मेरे कज़न ब्रदर हैं, वही मुझे बोलने लग गया कि बड़ा होके क्या बनेगा। अब तूने सेकंड ईयर कर रखी थी मैंने बीए, ओके। तो उन्होंने बोला कि ये तो नचनिया बनेगा। तो सर वो चीज़ मुझे फील हुई, चुभ गई, मतलब इस तरीके से नहीं चुभी कि मुझे वो फील होकर के मैं अब इन्हें जवाब दूंगा कि तुमने बोला कैसे। चाहे मैं गलत लैंग्वेज भी यूज कर सकता था, मगर नहीं, कहते हैं ना, जो क्या नाम है आप एज ए कोई आपको बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसे करके दिखाओ। तो बिल्कुल। उन्होंने बोला कि नचनिया बनेगा। और यहाँ तक कि मेरे, मैं तो ये चीज बोलूंगा, मेरे खास चाचा ने ये बोली थी कि ढोलक लेके किन्नरों की तरह पैसे मांगेगा। और आज देखो वही साहिल कहाँ पे है। और सर वो चीज फील होती है, और आज वो मुझसे मिलने की सोचते हैं सर, बट मैं नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है। और आप अच्छे से ही जानते हो, अब मैं एज ए प्रोडक्शन है मेरा, एकेडमी है, 2 एकेडमी हो गई, अभी और भी ओपनिंग करूंगा मैं। और कोशिश यही है कि मेन ब्रांच में मुंबई में ओपन करूं। बहुत अच्छी बात है, हम इस बारे में बात करेंगे आगे के सेक्शंस में। हाँ, बट मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ आपके स्ट्रगल के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में और अभी आप क्या करते हैं। बट यस, मुझे गिटार का नहीं पता था। दिस इज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी ऑल्सो, आई थिंक फॉर अ व्यूअर्स एज वेल, कि साहिल एक गिटारिस्ट भी हैं। सो अभी तक की जर्नी आपने एज अ गिटारिस्ट शुरू किया, पर्सनली अपने पैशन के लिए आप प्ले करते थे, फिर डेस्टिनी आपको डांस और कोरियोग्राफी में ले गई, वहाँ भी आपने एक्सेल करके दिखाया। और आज हम सब जानते हैं कि यू हैव लैक्स ऑफ फॉलोअर्स एंड फैंस अक्रॉस द सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। बात करना चाहेंगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इस ग्रोथ का सीक्रेट क्या है? जितनी फॉलोशिप आपके भी है, उसका सीक्रेट क्या है? सर सीक्रेट का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना, मैं एज ए डांसर ही नहीं, एज ए म्यूजिशियन भी बता रहा हूँ, या वरना आपके अंदर जो टैलेंट है उसे शो ऑफ करो। क्योंकि एज ए सोशल मीडिया आपको और आपके पैशन को एज ए बूस्ट करेगी, आप खुद ही देख रहे हैं। तो सर मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगा कि अगर सोशल मीडिया पर आप हो तो उसमें आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो और उसे पोस्ट करो, लोगों तक पहुंचाओ। क्योंकि सोशल मीडिया आजकल के दौर में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट बॉलीवुड में जाने तक का चांस तक मिलेगा। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको एक सरप्राइज और दे दूं, मैं इंस्टा से पहले टिकटॉक पर था। टिकटॉक पर मेरा 1.7 मिलियन फॉलोअर्स थे, ओह माय गॉड। और काफ़ी सेलिब्रिटी से अटैच भी था उस टाइम पर, अभी भी हूँ, बट मैं इंस्टा पे नहीं था। कहते हैं ना सर कि आपको कभी कोई, मैंने पहले भी वही चीज़ बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ सर, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, ना कोई आपको सजेस्ट करता। मेरा खास फ्रेंड जो इस फील्ड में है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, उन्होंने भी साहब यही बोला कि नाम है कि कुछ नहीं रखा इसमें, मत करो। मेरे स्टूडेंट्स ने, उन्होंने बोला कि सर एक वीडियो ना फुटवर्क्स की बना दो और मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा। सर वो वीडियो गलती से मैंने टिकटॉक पे पोस्ट कर दी। ओके। सर नेक्स्ट डे देखा, उस पे 1 मिलियन व्यूज थे। माय गॉड। और ज्यादा नहीं सर, 1 वीक में मेरे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे, बढ़ गए थे। और मैंने टिकटॉक ऑन ही नहीं करा था। अब आप सोच सकते हो। तो मुझे दिखा के नाम है कि सोशल मीडिया की मतलब इतना पावरफुल है। पावरफुल। तो आप
मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपने टैलेंट को शो ऑफ करो। तो जितने भी क्रिएटर्स आज की डेट में पोस्ट करते हैं, डांस करते हैं, कोई भी स्किल प्रेजेंट करते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, आपको आप क्या सजेशन देंगे उनको, उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? बिकॉज एक रिकॉर्ड करना, पोस्ट करना, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और काफ़ी लोग कर भी नहीं पाते। सोशल मीडिया का एक फोबिया होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ फोकस करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस मैंडेटरी है। पहला, आप किसी भी फील्ड में हो, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बाद आप उसे बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, और फिर जब आप खुद सेटिस्फाई हो कि आप क्या नाम है ठीक कर रहे हो, तो फिर उसे पोस्ट करो। पोस्ट कर दो। बट ये मत सोचो कि आपके बराबर वाले आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यही सबसे मेन माइनस पॉइंट है आपको गिराने के लिए। तो आपका कहना है कि फोकस करो अपने स्किल्स पे, हाँ जी, सोचो मत, अपलोड कर दो। कम लाइट हो, ज्यादा लाइट हो, बैकग्राउंड कैसा है, कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता, फर्क अपने नहीं पड़ता स्किल्स सर, अच्छे होने चाहिए। बस। अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आजकल एक और भी ट्रेंड देखा जा रहा है, स्पेशली एक वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, और काफ़ी सारे पेरेंट्स और काफ़ी सारे लोग इसी वजह से अपने बच्चों को उससे दूर भी करना चाहते हैं। एक लत है और वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और नेगेटिव माइंडसेट भी है लोगों का। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका क्या सोचना है इस बारे में? बिकॉज छोटी छोटी बच्चियां हमने देखी हैं, वो डांस करती हैं, तो आपको सिर्फ कुछ फॉलोअर्स पाने के लिए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स पाने के लिए वो किसी भी हद तक बच्चे जा रहे हैं। तो ये समाज को कहाँ लेके जा रहा है, और एज अ कोरियोग्राफर आप कैसे देखते हैं इसको, और कैसे हम इसको सही कर सकते हैं? सर ये चीज़ तो देखो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, बट हम एक हद तक इसे बदल सकते हैं। लाइक जो भी अगर आपके फ़ोन में ऐसी चीज़ आ रही है तो आप नॉट इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं, तो फिर आपको इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो आपको सजेस्ट ही नहीं करेगा। सजेशन इज ओके, बट कहीं ना कहीं बच्चे समझते हैं कि बहुत स्पीड से मुझे फॉलोअर्स लाने और इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? एक तो स्किल हो गया, दूसरा शॉर्ट ड्रेसेस। हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज की बात करते हैं जो आज की डेट में सेलिब्रिटीज हैं, हम नाम नहीं लेंगे, जो सिर्फ अपने एक डांस मूव से, चाहे वो स्किल्स उनके अंदर ना हो, बट आज की डेट में वो इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत बहुत ज़्यादा फेम भी कमा चुके हैं, और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव चीज़ों से आया या पॉजिटिव चीज़ों से आया। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपने बच्चों को आप कैसे सिखाते हैं? सर मैं बस बच्चों से को तो नहीं बट पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप अकाउंट हैंडल करो। सबसे पहला चीज़, अगर आप बच्चे बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो सर मैं बस सभी को यही बोलता हूँ कि पेरेंट्स हैंडल करें अकाउंट को। क्योंकि क्या है, अगर सबसे पहली चीज़ तो हमें बच्चों को ना मिररिंग से दूर रखना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो, फ़ोन हो, कुछ भी हो। क्योंकि मेरा सजेशन यही रहता है, और मेरे एकेडमी में सबसे मेन रूल यही है कि फ़ोन अलाउ नहीं है। ओके। और यहाँ तक कि घर भी अगर बच्चा वीडियो बना रहा है ना तो पेरेंट्स ही बनाएंगे। अदरवाइज मैं उनसे यही बोलता हूँ कि बच्चे को इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व ना करो। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो सर वो चीज़ आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल। तो हम बस इस हद तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने बच्चों को ये कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, वो चीज़ हम सबके हाथ में है। हम्म। तो ये चीज़ को अगर हम चेंज करेंगे तो सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिसका इंस्टाग्राम है, मे भी आपने न्यूज़ देखी होगी, वो न्यूडली के लिए और इस चीज़ के लिए अब उन पे केस भी चल रहा है। अगर 2026 में अगर इस पे काम नहीं किया गया तो आपका इंस्टाग्राम बैन हो सकता है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड। ये बहुत अच्छी बात है। न्यूडिटी और वल्गैरिटी अगर स्प्रेड हो रहा है तो ऐसे अकाउंट्स को बैन होना भी चाहिए। बिकॉज मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि इसकी वजह से जो रियल टैलेंट है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। क्योंकि एक, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो परफॉर्म कर रहा है, उसने एक स्टेप किया, एक वल्गर डांस किया, और आपको लाखों फॉलोअर्स मिल गए हाँ जी एक रात सर, में। ये है। तो जो बच्चा 5 साल से 10 साल से मेहनत कर रहा है, उसके दिमाग में तो ये जाएगा ही ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। राइट? तो कहीं ना कहीं ये जो रियल टैलेंट है उनको भी काफी पीछे लेके जा रहा है। तो ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। सर बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, नेगेटिविटी हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। पॉजिटिव में तो हमें साफ दिख जाता है कि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से पीछे भागना चाहते हैं। आपने एक डांस रियलिटी शो को भी जज किया, द नेक्स्ट स्टार, उसके बारे में बात करना चाहेंगे? हाँ जी सर, अभी लास्ट टाइम अभी मैंने करा था अभी बिफोर 5 मंथ। तो इसके जो डायरेक्टर हैं राहुल सैनी जी हैं, तो वो मुरादाबाद से हैं। काफ़ी अच्छा शो कराया उन्होंने, और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हूँ
उनकी हर एक चीज़ से, क्योंकि वो खुद एज ए डांसर है, ओके। तो वो चीज़ें मैंने भी एक्सेप्ट करी है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे शो हो आगे भी। तो मैं एज ए जज था, और मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे वहाँ से भी, और मैंने बहुत ज़्यादा टैलेंट भी देखा, और उन बच्चों को मैंने बोला भी था कि एल्बम सॉन्ग शूट होगी ओके। हमारी एकेडमी की तरफ से, तो अब उसी पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका पहला शो था एज अ जज? सर पहला तो नहीं था, एज ए टीवी रियलिटी शो मेरा ये सेकंड था। ओके। और लॉकडाउन से पहले भी मैंने शो, और वैसे तो सर मैंने 100+ जजमेंट कर चुका हूँ ओके। मैं स्कूल में, कॉलेजेस में, और ओके, डिफरेंट लेवल पे आपने 100+ शोज को जज किया है किधर? माइंड ब्लोइंग। सर, आपके फुट स्टेप की आपने बात की, आप टिकटॉक पे थे तो आपके काफी सारे फॉलोअर्स आए। हमने सुना है कि आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटी अर्चना पूरन सिंह जी ने भी अप्रिशिएट किया था आपके फुटवर्क के लिए। थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताएं कि अपने व्यूअर्स को कि कैसे वो आपको अप्रिसिएशन मिला, आपने ऐसा क्या किया, वो कैसे वहां तक पहुंचा, और कैसा आपको फील हुआ? सर ये है 2023 की बात है, ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले की बात है। अम, मुझे एक सॉन्ग काफ़ी अच्छा लग रहा था, 90s का था, मुझे ऐसे सॉन्ग याद नहीं है। मैंने उस पर फुट स्टेप्स करे, तो अर्चना पूरन मैम का स्पेशल उस पर कमेंट आया, और प्लस सर उन्होंने अपने अकाउंट पर मुझे स्टोरी लगा के मुझे मेंशन करा। मैं कभी किसी भी इतना बड़ा बड़े सेलिब्रिटीज को, क्योंकि सर हम क्या है वीडियोस बनाते हैं, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि मुझे हमें क्लासेस भी देखनी होती है, शूट भी देखना होता है। तो उन्होंने जब मेंशन करा, तो ये चीज़ मुझे नहीं, मेरे सीनियर स्टूडेंट ने बताई कि सर आपकी वीडियो अर्चना पूरन मैम ने लगा रखी है स्टोरी पे। तो जब मैंने देखा, तो अर्चना पूरन मैम ने मुझे फॉलो भी कर रखा था। वेरी गुड। मैं पहले तो मैं शॉक्ड हो गया, फिर मैंने अपना फोन चेक करा, मैंने कहा कहीं ये हैंग तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपको बिलीव नहीं हुआ? हाँ जी सर, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब चीज मतलब, अनएक्सपेक्टेड है, हाँ। कभी सोचा ही नहीं था। और सर इस पे क्या है, मैंने जब देखा, क्योंकि ना अर्चना पूरन मैम को फॉलो कर रखा था उस लड़के ने, स्टूडेंट था, और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ, और बाकायदा मैम ने मुझे अप्रिशिएट करा, मुझे कमेंट्स करी, और कमेंट्स के साथ साथ मुझे पर्सनली डीएम करा उन्होंने। तो उन्होंने बोला क्या नाम है कि साहिल बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही आगे ग्रो करो। और उन्होंने एज ए कपिल शर्मा शो में मुझे इनवाइट भी करा था, बट थोड़ा सा क्या नाम है एकेडमी की कंडीशन की वजह से, क्योंकि बच्चों के भी शोज थे, तो मैं मुंबई नहीं जा नहीं पाया। जा नहीं पाया। बट अर्चना पूरन मैम से मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, और मैं भी आगे, आप लोग देखोगे भी। नहीं, बिल्कुल, हम आपको देखना चाहेंगे। इनफैक्ट हम आपको द कपिल शर्मा शो पे भी देखना चाहेंगे बहुत जल्दी। हाँ जी सर, जरूर, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं वहां जाऊँ तो अब। कैसा कैसा फील हुआ अर्चना मैम ने जो आपको अप्रिशिएट किया? सर कैसी फीलिंग थी? सर फीलिंग तो इतनी थी कि बस समझ नहीं आ रहा था, इतना शौक था मैं तो। मतलब जिस टाइम पर मैम का मैसेज आया डीएम में, कमेंट्स वगैरह, तो जब डीएम आया तो मैंने देखा, मैं इतना शॉक्ड, और मैं चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुश था देख के कि ये क्या हो गया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो वो भी बोल रही कि अच्छी बात है, और स्पेशली अर्चना पूरन मैम ने मुझे कॉल करी, कॉल किया? कॉल की। दैट्स ग्रेट। मैं, मेरा हाथ कपकपाने लग गए उन्हें देख के। और उनके बेटे हैं आर्यन, उनके सॉन्ग को भी क्या नाम है उन्होंने बोला कि आगे कोरियोग्राफ करने के लिए आपको बोलो। दैट्स ग्रेट। तो कोरियोग्राफ हुआ सॉन्ग? सर अभी मे बी वो लंदन है, तो वो वहाँ से प्रोडक्शन से आउट होके फिर यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया। तो बोल रहे थे वो 2026 में हम प्लान कर रहे हैं। तो आप उस सॉन्ग को अर्चना पूरन सिंह जी के बेटे आर्यन के सॉन्ग को आप कोरियोग्राफ करने जा रहे हैं? हाँ जी सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि उन्होंने बोला था एक बार कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, क्योंकि मैंने उनके सॉन्ग है, एरी नाम है शॉर्टकट फॉर्म में उनका, तो उन्होंने उनके सॉन्ग पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने स्पेशल शेयर करी थी, कमेंट्स करी थी, और अपनी स्टोरी पे लगाई थी, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा था उन्होंने। तो उन्होंने स्पेशली यही बोला था कि आप आना, और जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको कोरियोग्राफी का दूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था इस एक्साइटेड? चीज़ को लेकर, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स अब कंटिन्यूली मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, बच्चों की वीडियो पे कमेंट करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो मेरी सीनियर स्टूडेंट है अंजलि, और उसके साथ था लड़का अरबाज, उनकी वीडियो टी सीरीज वालों ने अपने अकाउंट्स पे पोस्ट कर रखी है। दैट्स ग्रेट। और आपने कोरियोग्राफ किया, हाँ आपने जी सिखाया सर, बच्चों को? मैंने सिखाया था उन्हें, और वो उन्होंने मेंशन भी कर रखा है अकेडमी को, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा था। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं तो बस यही कोशिश करता हूँ कि सभी को बूस्ट करूँ और सभी को आगे लेके जाऊँ। अब
द टैलेंट शुड ग्रो। और हम बिल्कुल देखना चाहेंगे आपको सॉन्ग को कोरियोग्राफ करते हुए 2026 में, जब भी आर्यन मिस्टर आर्यन लंदन से वापस आते हैं तो। हाँ जी सर, ज़रूर। वैसे तो काफ़ी एल्बम सॉन्ग्स मैंने अब तक कोरियोग्राफ भी कर दिए और डायरेक्टर भी रह चुका हूँ मैं सॉन्ग्स का। और तू सोनिए मेरा सॉन्ग था, उसके मेन लीड है। तू सोनिए। हाँ जी, तू सोनिए, और उसके मेन लीड है शुभम चौधरी, मेरे खास बहुत ज़्यादा अजीज़ मेरे फ्रेंड है और भाई भी है। और एक जो भाई है भूवी, तो उन्होंने उसे, उसके सिंगर हैं वो। और मेरी फ्रेंड है स्नेहा, उसमें लीड रोल कर रही है और मैंने उसमें स्क्रीन प्ले करा है और कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, पूरे एल्बम सॉन्ग का डायरेक्टर हूँ। वो मेरे ही अकाउंट पे पोस्टेड है। तो गिटार, उसके बाद ढोलक, फिर डांस, फिर कोरियोग्राफी, उसके बाद एप्रिसिएशन आना, परफॉर्म करना, और आपने कहा आपकी एक एल्बम भी है, सॉन्ग भी है, और आप म्यूजिक कंपोजिशन में भी हैं, डायरेक्शन में भी हैं। ऐसा क्या जो आप नहीं करते सर? सर मुझे खुद नहीं पता क्योंकि इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो मैं भी बहुत टाइम हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो मुझे बात करने से ज़्यादा करना पसंद है, ओके। चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि सर आपको खुद पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, वो ये चीज़ नहीं देखता कि ये कैसे आएगी, वो ये चीज़ देखता है कि कैसे आनी चाहिए। क्योंकि उस पे मेहनत करेगा जब ही वो चीज़ आएगी। उसके अलावा तो सर पॉसिबल है नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि सर आजकल स्ट्रगल तो पूरी दुनिया कर रही है, बिल्कुल, बट आप सही वे में स्ट्रगल कर रहे हो ये आपको पता है। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या नाम है, आप अगर इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो और इसी को ही पकड़ के रखो, छोड़ो मत। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है सर, कोई भी फील्ड हो, आप एक काम को ना 6 महीने 1 साल तक करते हो, उसके बाद छोड़ फिर आप चेंज कर देते हो। चेंज कर देते हो। मैं इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाह रहा, बट फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए और सबके लिए एक न्यूज़ है देखा जाए तो। क्योंकि सर क्या है, ज़्यादातर का क्या कहते हैं, मैं डांस को लेके ही बोल रहा हूँ, कि अगर हमारी एकेडमी में, किसी भी एकेडमी में बच्चा जाता है तो क्या क्या बोलते हैं पेरेंट्स के, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बच्चों को अभी तक डांस नहीं आया। मैं सर उनसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को किसी भी फील्ड में डालो, उसे थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि रीजन क्या है, छोटा सा मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए, सभी के लिए, एंड कि पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए, और जो भी क्या नाम है उनके सपोर्टर हैं बच्चों को लेकर, या अपने भाई को भी, मतलब बहन को, जिसको भी सपोर्ट करते हो, एक बच्चे को 12वीं क्लास पास करने के लिए सर 14 से 15 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे सोच लेते हो कि वो अपनी स्किल डेवलप 1 साल में कर लेगा? तो बस मेरा यही सजेशन है कि आप उसे थोड़ा नहीं, टाइम दो, थोड़ा समय दो। क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है ना, तो वो आपकी वजह से ही बढ़ेगा, और डिमोटिवेट होगा तो आपकी ही वजह से। बाद में उसे मत बोलना, उसे ब्लेम मत करना। वैसे भी लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते। नहीं है सर, शॉर्टकट तो सर कहीं और ले जाता है। हाँ, शॉर्टकट्स नहीं होते, एग्जैक्टली। तो आपका आपका मेन स्ट्रीम क्या है? जैसे आपने कहा कि यस, हम बहुत जल्दी डाइवर्ट भी हो जाते हैं। एज एन पर्सन, इफ आई आस्क यू, आप किस चीज़ में फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहते हैं, और क्या ऐसा है सारी एक्टिविटीज़ में जो हम बात कर रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि आपके फ्यूचर में वो लॉन्ग टर्म तक जाएगा? चाहे वो डांस कोरियोग्राफी हो, या म्यूजिक एल्बम प्रोडक्शन हो, या फिर आपका बॉडी बिल्डिंग, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है आपकी लाइफ का। तो आप किस प्रोफेशन को देखते हैं फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए? सर लॉन्ग टर्म तो बस अपना डांस ही है। ओके। क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, इसमें मैंने अपनी स्किल को ऐसे एज ए डेवलप कर लिया, एज ए कोरियोग्राफर, एज ए डायरेक्टर। तो मे बी मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसके अलावा और कुछ मैं कर पाऊंगा। बट अब मुझे बॉडी बिल्डिंग के थ्रू और थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वजह से, और सबको पता है कि एज ए प्रोफेशनल डांसर है, तो सर मुझे एल्बम सॉन्ग भी एज ए लीड के मुझे ऑफर बहुत मिल ज़्यादा रहा ऑफर हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि नाम है कि मैं इसे भी करूँगा जैसे भी। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे हेयर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, तो मैं अपने आप को मैं वैसे प्रेजेंट करता था। मैं सोचता था कि मैं एज ए विलन का रोल करूँ, बट सब बोलते थे कि फेस कट आपका ऐसा है कि विलन का नहीं। मैंने कहा मुझे बाल और मैंने दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी, तो अब जब से मैंने कटिंग कराई तो मुझे खुद लगा, मैंने कहा विलन बनने लायक। आजकल तो विनर्स इनफैक्ट ज्यादा हिट हो रहे हैं। बॉबी देओल, उनके करियर के बाद देखिए कितने लंबे गैप के बाद वो लॉर्ड बॉबी के नाम से फेमस हुए। एनिमल मूवी आई, उससे पहले आश्रम सीरीज आई, दोनों में विलन का रोल किया। आप रिसेंटली देखो धुरंधर मूवी, अक्षय खन्ना जी, उन रहमान डकैत का रोल,
तो शायद बहुत सारे स्ट्रगल के बाद वो एक बहुत हिट मूवी उन्हें मिली है बहुत लंबे टाइम के बाद। इससे पहले उन्होंने छावा मूवी में औरंगजेब का रोल किया था, औरंगजेब का सर। अगेन विलेन। तो मुझे लगता है कि वो बॉलीवुड का भी ट्रेंड चेंज हो गया है, अब हीरो से ज्यादा विलेन अप्रिशिएट होते कोई हैं। नहीं सर, अब एंट्री विलन से ही करूंगा। तो विलेन बनना ज्यादा बेटर। सर वही है, जिस चीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे अपने मतलब 100 में से 100% दो। बिल्कुल। चाहे वो आपका विलन का रोल हो या आपका डांस का रोल हो या उन्हें ऐसे हीरो का रोल हो, बट उसे करो। इट्स नॉट अबाउट बीइंग विलेन और हीरो और समवन एल्स, बट जिस रोल में आप हैं, जिस कैरेक्टर में आप हैं, उसमें आप 100% दीजिए। और इन एक्टर्स की हम जो बात कर रहे हैं, उन्होंने उस रोल को जिया है, उस कैरेक्टर को जिया है, तब जाके वो पर्दे पे उस नेचुरल रोल को प्ले कर पाए हैं। हाँ जी तो सर। बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे थे हम। आप बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर दिल्ली बने, और वो भी बिना किसी बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड के, बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना किसी सपोर्ट के। ये पहली बार में पहला खिताब मिस्टर दिल्ली, इसको आप कैसे देखते हैं? इस जर्नी के बारे में जरूर हम जानना चाहेंगे। सर मेरी लाइफ का बहुत डिफरेंट पार्ट था ये। मुझे खुद इस पे इतना मतलब बिलीव नहीं हुआ कि मैंने कैसे अचीव कर लिया। मैं ज़्यादा नहीं, आपको फैब की बात बता रहा हूँ। जिस फेब 2025। हाँ जी सर। तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी बस एज ए नॉर्मल, जैसे कि अपना फिट रहना है। तो मेरे कोच हैं, मेरे गुरुजी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, हसमुद्दीन खान, वो मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। हाँ जी सर, That's मिस्टर great. वर्ल्ड रह चुके हैं। तो उन्होंने, मुझे लगा कि ना मैंने उनसे बात करी कि मतलब मुझे बॉडी गेन करनी है अपनी, क्योंकि मैं कार्डियो वगैरह और आपका जुम्बा एरोबिक्स ये सब चीज़ कराने की वजह से, क्लासेस की वजह से मेरा वेट लूज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। तो उसको लेते हुए मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा ग्रो अप करना है अपना बॉडी में। क्योंकि देखो सर, अगर आप एज ए टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है या ऐसे क्या नाम कैमरे को फेस ऑफ कर रहे हो, तो आपकी बॉडी पर्सनैलिटी बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है। बिल्कुल मैटर करती है। तो मुझे लगा कि ना चलो कर लेते हैं। उन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर दी मेरे ऊपर। क्योंकि सर मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, मैंने बोल दिया मतलब नॉर्मल एप्स वगैरह आ जाएंगे और अपना क्या नाम है बॉडी बना लूंगा। तो सर ये ज्यादा नहीं, मेरे 42 डेज में, ओनली 42 डेज में, बट मेरी लगन थी, मेहनत थी, क्योंकि बस उनकी गाइडेंस थी। उन्होंने बोला कि इस तरीके से, क्योंकि डाइट प्लान वगैरह जो होता है उनका, वो चीज़ मैंने फॉलो करा। और सर 42 डेज में मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, और आपने देखी है, उसके बाद हम सबने देखा है। सभी ने देखा है। फिर सर मुझे खुद नहीं पता, मुझे पोजिंग वगैरह नहीं पता थी इनकी, क्योंकि फ्रंट डबल बाइसेप्स, लेग्स और फ्रंट लेग्स, तो ये सब चीज़ें सर आप, मेरे लिए तो क्या नाम है बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्ट था, क्योंकि मैं कभी इस लाइन में देखा ही नहीं, मैंने कभी सर सोचा भी नहीं इस सोचा बारे भी नहीं, कभी शोज भी नहीं देखे सर मैंने इसके। तो क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है। तो सर बस 3 दिन के बाद कंपटीशन था मिस्टर डेली का, तो वीर क्लासिक का था सर। मुझे तो नहीं तब तक पता आपको था। पता था कि आप एक चैंपियनशिप में जाने वाले हैं? नहीं सर, 3 दिन पहले तक आपको नहीं पता था? नहीं सर, कुछ नहीं पता था मुझे। मुझे 3 दिन पहले ही मेरे गुरुजी ने, आसमुद्दीन भाई ने, उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने बॉडी देखी मेरी, तो मेरे कपड़े मैंने उतारे, मैंने बॉडी दिखाई, तो उन्होंने डायरेक्ट ही मेरा नाम वहां पर दे दिया। मुझे लगा मतलब होगा, तुमने बोल रहे थे कि फोटो शूट होगा, मैं ठीक है फोटो शूट करा लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि साहिल ऐसे से है और अपने कॉस्ट्यूम वगैरह ले रहे। मैंने कहा ठीक है सर। मैं कहा कॉस्ट्यूम, मुझे लगा कि ना मैं कुछ जैकेट वगैरह पहनूंगा। मैं ऑफिस में गया सर, मैं गया ऑफिस में, मुझे कॉस्ट्यूम नहीं मिली। ये थोड़ा सा कॉमेडी पार्ट है। तो मुझे कॉस्ट्यूम नहीं मिली। मैं चारों तरफ देखने लग गया कि मैंने कहा भाई कॉस्ट्यूम नहीं मिल रही। तो वो एकदम से आप कॉस्ट्यूम जैकेट ढूंढ रहे थे? हाँ सर, मैं ऑफिस में गया, तो मैं क्योंकि देखा, मैंने कहा कॉस्ट्यूम होगी कोई स्पेशल, तो मैं गया, मैंने कहा कॉस्ट्यूम कहाँ है, मैंने हर जगह देख ली। तो वो थोड़ा सा असमुद्दीन भाई गुस्से में बोले तुझे कॉस्ट्यूम नहीं मिल रही, वहाँ प्रोटीन पे रखी हुई है। मैंने कहा ठीक है प्रोटीन पे। मैं गया अंदर, फिर भी मुझे दिखी नहीं। मैंने कहा ये प्रोटीन पे नहीं है। मैंने कहा भाई कोई कपड़ा नहीं है? मैंने कहा कोई कपड़ा नहीं है यहाँ पर। कह रहा वो क्या? तो मैंने सर उठाई, मैंने कहा ये कॉस्ट्यूम है। मैं सर वो फ्रेंची टाइप की होती फ्रेंची है टाइप का उनकी, जो होता है, जो बॉडी तो बिल्डिंग पहनते हैं। वो मैंडेटरी होता है। तो कह रहे ये पहन। मैं कह रहा इसे पहन के क्या करूंगा, मुझे शर्म आ रही थी सर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा इसे पहन के क्या करूंगा मैं। कह रहा ये जब भी तो बॉडी शो, क्योंकि सर मेरे लेग्स एकदम से हैवी हो गए थे और कटिंग इतनी ज्यादा आ गई थी, उन्होंने डायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग में
उतार दिया। तब आपको आइडिया लगा कि एक्चुअली ये कुछ और होने जा रहा है। हाँ, मैं समझा, मैंने कहा ये किस लिए। फिर उन्होंने बोला कि बॉडी पे कलर वगैरह लगेगा। मैंने कहा जब जिस बंदे ने एज ए बॉडी बिल्डर को नहीं देखा और क्या नाम है एज ए बॉडी बिल्डिंग शो नहीं देखे, और वो एज ए बॉडी बिल्डिंग शो में एज ए पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट जा रहा है। और फिर सर बस ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड था, तो घबरा भी रहा था इस चीज को लेके। ये नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है सर, मैं तो बहुत ज्यादा स्टेज पे मैंने परफॉर्म भी कर चुका हूँ मैं एज ए डांसर। स्टेज फियर तो नहीं है। हाँ, स्टेज तो मेरे लिए न्यू नहीं थी, तो फिर भी मैंने क्या नाम है बॉडी पोज, जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने बताया कि ये बोलना, ये करना, ये करना। अब सर नेक्स्ट डे पे मेरा शो था, फिर मेरा 2 दिन पहले मेरा पानी बंद कर दिया था बिल्कुल। अच्छा। तो फिर थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैं डांस बिल्कुल नहीं करा रहा था उस टाइम पर। पानी पानी पीना बंद करा दिया हाँ था जी सर, पानी बिल्कुल बंद हो जाता है 2 दिन से पहले। हाँ जी, क्योंकि सर बॉडी उसके लिए ड्राई चाहिए होती है। ओके। तो जब भी प्यास लग रही थी, और प्रोटीन भी जो हम पानी में लेते हैं या दूध में लेते हैं, उसे 2 चम्मच पानी में मिला के पेस्ट बना के खाना था। और तो 2 दिन आपने पानी पिया ही नहीं, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल नहीं सर, My God। क्योंकि जब प्यास लग रही थी तो लिम्सी की टेबलेट या वरना क्या नाम नींबू, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सर होठ भी बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं उस टाइम पर। तो एकेडमी तो मेरी ऐसी हो गई थी, क्योंकि सर मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था। मेरी बहुत दोनों स्टूडेंट ने, कीर्ति और अंजलि, आप जानते ही हो, उन दोनों ने इतना मैनेज करा एकेडमी को। क्योंकि सर इसमें क्या है ना, बॉडी बिल्डिंग में सर जब आप स्टार्ट करते हो ट्रेनिंग तो क्रैम्प पड़ते हैं। ओके। क्रैम्प ऐसे पड़ते हैं सर, जहां आप खड़े हो ना वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे, चल नहीं सकते, और जैसे ही आपने पैर आगे बढ़ा तो आप गिर जाओगे। और ये मेरे साथ काफी टाइम हुआ। तो फिर क्या हुआ सर, मुझे स्टेज के लिए बोला गया कि मतलब अब नेक्स्ट डे आपका शो है एज ए बॉडी बिल्डिंग। जब शो था तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। मैंने कहा मुझ में शो है, तो मेरे गुरुजी पूछ भी रहे थे कि वो डर लग रहा है वो। मैंने कहा स्टेज पे चढ़ना डर नहीं लग रहा, मुझे जो करवा रहे हो ना मुझे ये वहां समझ करना नहीं क्या आया। है वो नहीं मुझे फिर पता। भी मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया, मैं क्या सब करते, क्योंकि सर उनकी 22 ब्रांच ओपन होने वाली है। तो फिर मैंने बोलिए ठीक है मैंने कहा भाई करवाओ। तो मैंने क्या करा सर, मैंने उनकी जो गाइडेंस थी, उनके जो वर्ड्स थे, मैंने उसे फॉलो करा। बट जब तक वो बता रहे थे तब तक याद था मुझे। जैसे ही मैं जैसे ही मैं सर क्या नाम है जिम स्टेज से पे बाहर पहुंचा। निकला, मैं भूल गया सब क्या बताया था क्या था। और जो मेरा जो पार्टनर थे बॉडी बिल्डिंग का, आमिर डेंजर, तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरे। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत ले, बहुत अच्छा है, मैं फ्रंट पे रहूंगा, मैं बता दूंगा। अब आ गया स्टेज का टाइम, तो सर मेरे मतलब कलर वगैरह लगाया और ओमनी जेल का स्प्रे। क्योंकि क्या होता है स्टेज पे ना, हम जब जाते हैं तो हम जब पोजिंग करेंगे, पोजिंग में सर बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। Okay। तो हमारा क्रैम्प ना पड़े, क्योंकि क्रैम्प पड़ के ना ज्यादातर गिर जाते हैं, 99% गिरते ही हैं। तो फिर क्या हुआ सर, मैं स्टेज पे गया, जाते के साथ ही पोजिंग का उन्होंने बोला फ्रंट डबल बाइसेप्स। तो मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या होता है मुझे पता नहीं। तो सामने आमिर आमिर भाई खड़े थे, और सामने हमारे फोकस लाइट लगी हुई थी, तो सर मुझे दिख नहीं रहा था कुछ भी। तो मैं ऐसे करके देख रहा, मैंने कहा क्या देखो, और जज मुझे फॉलो करने लग गए कि रे क्या कर रहा है। और वो आपको तो करके दिखा रहे थे। हाँ सर, वो करके बता रहे थे कि ऐसे कर ऐसे कर। तो मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये मुझे अकेले से ही थोड़ी बोल रहे हैं, इनसे भी तो बोल रहे हैं, थोड़ा इतना तो उनको भी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। मैंने कहा जो ये कर उन्होंने रहे हैं। बोला है वो मुझसे थोड़ी बोला है, इन सबसे बोला है। तो सर आप वीडियो में भी आपने देखा ही होगा, तो मैं पहले यूं देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, मैंने ये देखा, शर्म तो ही नहीं क्योंकि स्टेज पे पहली बार थोड़ी हूँ। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने फ्रंट डबल बाइसेप्स करा, मैंने बाइसेप्स मारा। तो बाइसेप्स करने के बाद इतनी हूटिंग हुई कि, और वहां पर बस मेरा नाम नहीं, बस डी स्टार 2-3 को पता था, उन्होंने इतना प्रमोट कर दिया, वो बोलने लग गए। फिर बोल रहे क्या नाम है बैक डबल बाइसेप्स। फिर मैंने बैक डबल बाइसेप्स करा कि, फिर बोल रहा है एब्स का उन्होंने बोला, फिर चेस्ट बोली, शोल्डर बोली। तो सर मैंने अपने वे में बहुत अच्छे से, मतलब मुझे तो इतना प्रेजेंट पता है किया। मुझे 100 में से 100% देना हम्म। है। उसके बाद सर अनाउंस हुआ, जितने भी थे एथलीट सभी ने अच्छी परफॉर्म करी थी, और मेरे साथ के मेरे 2 दोस्त भी थे, वो भी थे। बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 3rd पोजीशन दी उन्हें, मुझे लगा मैं तो 5th हूँ, तो 5th को कोई प्राइज ही नहीं है। तो सर आप वीडियो में देखना, मैं स्टेज से उतर रहा था, तो कह रहे अरे अरे कहाँ जा रहे हो, उन्होंने रोका। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक गया। फिर उन्होंने बोला कि 2nd पोजीशन, फिर उसमें भी नाम उन्होंने नहीं। फिर 2nd पोजीशन बोला उन्होंने। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा 2nd पोजीशन, मैंने कहा बढ़िया है। मुझे लगा मुझसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसे सर होता है ना, मैं एज ए जज बता रहा हूँ, जैसे कि हमें पता है ना कि विनर कोई और है, और
दूसरा पर्सन है ना, वो डिमोटिवेट हो गया है, क्या नाम है कि यार मेरा कुछ नहीं हो, तो वो जाने लगता है, तो हम बोलते हैं नहीं उसको रुको रोक लेते हैं स्टेज। उन्हें, क्योंकि सर हमारा क्या है कि अगर हम उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे तो सर ये हमारा माइनस पॉइंट है, क्यों? क्योंकि वो हो सकता है मे बी कि वो इस फील्ड से आउट हो जाए, बिल्कुल। बिल्कुल छोड़ दे वो। तो मैं वही सोच रहा था कि मुझे गाइड करेंगे, मैं और ज्यादा खुश हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है गाइड फील्ड करेंगे। छोड़ना है मुझे। मैंने कहा मुझे कुछ बताएंगे, मैंने कहा मैं खुश। तो सर फिर उन्होंने डायरेक्ट ही बोला कि 009 आई थिंक 9 था, तो उन्होंने बोला कि विनर ऑफ द डे। मैं शॉक्ड, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? वो मैं जब उन्होंने मुझे मेडल दिया, सर मेडल इनका इतना बड़ा होता है, मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। तो मेडल दिया और जब ट्रॉफी मेरे हाथ में दी, मैं तो शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं सर? मैं कम से कम 2-3 मिनट तक खड़ा होकर देखा, जज बोल रहे हैं कुछ, मैं सुन नहीं रहा, मैं शॉक्ड में उसे ही देख रहा हूँ ट्रॉफी को। तो मैं ये देख रहा, मैं कह रहा यार ये रियलिटी हो गई। कुछ पार्शलिटी हुई है ये मेरे साथ, क्योंकि सर मैं अपना आप को नहीं देख रहा था ना, मैं उन यस। लोगों को देख रहा था। जब सर उनके एप्स वगैरह देख रहा था ना, मैंने तो एक से कहा भाई बड़ा मस्त लग रहा है अपनी लैंग्वेज में, बोला यार बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा, तो कह रहा भाई थैंक यू। तो वो उसका जो थैंक यू था ना, वो थोड़ा गिल्टी वाला था, ओके। क्योंकि वो मुझे देख रहा था। तो आपको अपनी बॉडी नहीं दिख रही थी, सर बट बाकियों को आपकी दिख रही क्योंकि थी सर कि ये जीतने वाला अब है। क्या है, हम कभी डांस करते हैं तो हम मिरर के सामने करते हैं, वहां तो मिरर नहीं था। वहां मिरर था ही नहीं, स्टेज पे क्या होगा। तो फिर सर मैंने उन्हें भी अप्रिशिएट करा, बट जब मुझे विनिंग कह दिया, तो सर मुझे उस टाइम पर जब ये परफॉर्मेंस चल रही थी इनकी बॉडी बिल्डिंग की, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ आपको, तो वहां पर म्यूजिक प्ले होते हैं बैकग्राउंड में। तो उन्होंने बोल दिया था कि एक बार, मतलब जब क्या वो दिखाते हैं अपनी बॉडी दिखाते हैं, इतना मुझे नॉलेज भी नहीं है इनकी, तो जब बॉडी शो ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे म्यूजिक प्ले कर दिया था। तो सर अपने अंदर तो डांस का किला, सर डांसर बाहर आ गया। सर पैर हिल ही नहीं रहे थे। मैं ये नहीं देख रहा था कि मैं टार्जन की तरह एक चड्डी पहन के खड़ा हूँ मैं ये देख रहा था भाई म्यूजिक प्ले हो रहा म्यूजिक है, आ गया। म्यूजिक प्ले हो रहा है। सर मेरे तो बॉडी वेव करने लग गई। सर वो चीज जज ने और सबने, अप्रिशिएट किया। जो जज थे, जज ने और जितने के नाम है ऑडियंस थी, उन्होंने कैप्चर कर ली उसे। तो फिर उन्होंने बोला कि लड़के के लिए ना एक बार फ्री पोजिंग होगी, एक फ्री पोजिंग होती है, मतलब उसमें कुछ भी कर सकते हैं आप। ओके। उसका कोई रिजल्ट तो अनाउंस हो चुका था हाँ, उस समय तक। रिजल्ट तो अनाउंस करने वाले थे, तो अच्छा, ये हुआ क्या? म्यूजिक उससे पहले हाँ प्ले जी, हाँ हुआ, जी सर। रिजल्ट डिसाइडेड था बट अनाउंस नहीं हुआ था। नहीं नहीं, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि लड़के की फ्री पोजिंग करा। फ्री पोजिंग इसलिए करा था, जज है ना अपना मतलब जो जजमेंट होती है उनकी, वो देने के लिए वो अपना टाइम दे देंगे एक ओके, दूसरे को, जब तक उनको जब परफॉर्म तक वो करने दो। परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने जो सॉन्ग प्ले करा, मैंने उसी टाइम ही ऑन द स्पॉट सर मिक्स कर दिया बॉडी बिल्डिंग प्लस डांस। डेडली मैंने क्या कॉम्बिनेशन। करा, मैंने वेव करके ऐसे करके इस टाइप से बॉडी, मतलब अपने मैंने बाइसेप्स दिखा दिया, लेग्स दिखा दी, और ऐसे, और मैंने ग्लाइड स्टेप्स, जो मेरा मेन फुटवर्क है, मैंने ग्लाइड स्टेप्स करा, फुटवर्क्स करा। तो फिर उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गए, और मैंने मिरर इफेक्ट करा वहाँ पर। तो सभी लोग ने बोला बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा, मेरी वीडियोस बनाई, फिर बाद में मुझसे कांटेक्ट भी करा उन्होंने कि आप डांस। तो फिर सब मेरे जो साथ के थे गए, वो डांस नहीं कोरियोग्राफर है और ये कोरियोग्राफर ही है, बॉडी हाँ, बिल्डर नहीं है। बॉडी बिल्डर नहीं है। मैं उनसे बोल भी रहा था मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ सर। वहां पर जितने भी एथलीट थे, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि आप बॉडी बिल्डर नहीं हो। पहली बार में आप कह जीत रहे गए। पहली बार में, कह रहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार अब मैं कैसे बताऊं आपको अपने बारे में, कि सबको ये लग रहा था कि मतलब मेरा तीसरा या चौथा अटेम्प्ट होगा। अटेम्प्ट था। हम्म। तो फिर उसके बाद सर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मिला मुझे, और फिर मतलब मुझे लगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आप उसे टाइम दे रहे हो तो अच्छे से दो, और या मत दो। जो आपके मेंटोर है या आपके पेरेंट्स हैं उनकी सुनो और उसे फॉलो करो। बस वही है, जो जिस चीज में आप लग गए ना उस वे को तब तक करो जब तक आप सक्सेस ना हो। तो सक्सेस की डेफिनेशन होती ही नहीं है, बिकॉज आप परफेक्ट कभी नहीं होते। नहीं होंगे सर। जैसे आमिर खान बोलते हैं, आई मीन हम उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, बट उनका मानना ये है कि हम कभी परफेक्ट नहीं होते लाइफ में, आप हमेशा अच्छा करते रहते हो। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। काफी अच्छा लगा सर आपके बारे में इतना कुछ जानने के लिए, इतनी वर्सटैलिटी आपके अंदर है, इतने सारे प्रोफेशंस और एक्ट लाइन्स आपने ट्राई की हैं। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंग डांसर्स को, जो आपका मेन मोटो है फॉर द लॉन्ग टर्म विजन, अपना प्रोफेशन वो कैसे बनाए, क्या उनको एडवाइस देंगे यंग डांसर्स? सर मैं सभी को बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एज ए डांसर बनना चाहते हो
तो अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो तो उसे अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि एकेडमीज में 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं होती। अगर आपको डांसर्स बनना है तो सबसे पहले बेसिक स्किल्स को फॉलो करो। बेसिक्स आपका कंप्लीट है तो आप एज ए प्रोफेशनल होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादातर क्या होता है सर, मैंने खुद देखा है, एकेडमीज में भी देखा है कि जो डांसर्स बनने आते हैं उन्हें ये लगता है कि डेली कुछ नया हो, ओके। डेली कुछ नया हो, जो कि एक प्रोफेशनल डांसर्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जब आपको कल बता दिया गया है ऑलरेडी जो स्टेप्स आपके आपको पता है और टीचर्स को भी पता है कि आपके क्लियर नहीं है, तो आप उसे छोड़कर दूसरे स्टेप्स पे जा रहे हो। उन्हें ये नहीं पता। मैं फुटवर्क्स इसीलिए करता हूँ क्योंकि क्या है सर, अगर आपके बेसिक स्टेप्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्फ़ाबेट आता है तो आप सेंटेंस खुद बना लेंगे। बिल्कुल। तो बस यही मेरा कहना है कि आप अपनी बेसिक स्किल्स को फॉलो करो। एज ए प्रोफेशनलिज्म तो आपके अंदर खुद ही आ जाएगा। तो फुटवर्क बेसिकली बेसिक है, क्योंकि फुटवर्क के बिना डांस हो ही नहीं सकता। अगर फुटवर्क है तो फिर आप डांस कर ही लोगे। यस सर। इसीलिए आप फुटवर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ जी सर, कहना तो यही है क्योंकि एक्चुअली क्या है, डांस अब हाथों से तो होगा नहीं। और सबसे मेन चीज़ क्या है, फुटवर्क्स के अंदर एक चीज़ हो रही है, तो फुटवर्क्स के साथ साथ ना आप स्टेज भी कवर करो। स्टेज मीन्स अपना फ्लोर। अपना फ्लोर। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यूली डांस स्टार्ट कर रहे हैं कि फुटवर्क एक ही जगह करते हैं और वो उस चीज़ से मतलब बोर हो जाते हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि आप फुटवर्क्स कर रहे हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ, बेसिक्स करो और उसे एज ए एजुकेशन समझो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एज ए एंटरटेनमेंट सोचोगे तो आप एज ए डांसर वो डेली एंटरटेनमेंट नहीं होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है बट डेली नहीं होगा। क्योंकि सर मैं एज ए कोरियोग्राफर हूँ, मैं अगर किसी को कुछ नया सॉन्ग सिखाऊंगा तो सर मुझे उस सॉन्ग को कम से कम 40 से 50 बार सुनना पड़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे उसकी बीट्स की समझनी है, बीट्स देखनी है, उसका टेम्पो देखना है, उसके लिरिक्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ और क्या बेस्ट कर सकता कैसे हूँ। सिखाना है बच्चे को, सबसे बड़ी बात। और सबसे मेन चीज डिफरेंट हमारे कोरियोग्राफर लाइफ में ये आता है कि आपको क्या नाम है, एक सॉन्ग अब 3 कैटेगरी को सिखाना। फॉर एग्जांपल सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। अब सोचो एक ही सॉन्ग, तो सर वहाँ डिसाइड होता है कि आपको म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए। म्यूजिक की नॉलेज है, लिरिक्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि डांस एज ए सोल ये है कि मुंह बंद करके चुप्पी लगाकर आपको प्रेजेंट करना है और आपको बताना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। स्टेप से आपको बताना है कि बेसिकली आपको बोलना हाँ जी क्या है। सर, सबसे मेन चीज यही है कि आप अपनी स्किल्स में ध्यान दे रहे हो तो उस चीज को देखो। क्योंकि एज ए कोरियोग्राफर जो मैं बता रहा हूँ आपको 3 पॉइंट, तो हमें स्टेप्स क्या होता है, सॉन्ग को सुनने के बाद हमें स्टेप्स है ना उनके अकॉर्डिंगली सिखाओ। ये नहीं कि जो आपको आता है, आपको तो आता है आप कर रहे हो बिल्कुल। बट वो सामने वाला तो जो हम learner है शादियों ना, में करते हैं हमेशा। वो तो बिगनर है ना, तो वो कैसे करेगा। तो इसी चीज पे ही मैं बोलता हूँ कि अगर आप एज ए डांसर या एज ए डांसर बन गए तो सर कोरियोग्राफर बनने में टाइम नहीं लगता। डांसर्स को सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं कि 5 चीजों को बहुत मतलब फॉलो करना है डांसर्स को। सबसे पहले डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप डांस फ्लोर पर आ चुके हो। तो डिसिप्लिन इज मैंडेटरी और एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी एटीट्यूड, ना कि फेस एटीट्यूड। क्योंकि फेस एटीट्यूड का मतलब क्या है कि सामने वाले को आप नीचा डाउन दिखा रहे डाउन हो। समझ लो। ठीक है। बिल्कुल। और थर्ड है हमारा न्यू। ये करो कि आपका जो कल आपने करा था वो आपका क्लियर है तो आज नया करो, अदरवाइज उसी को रिपीट करो। वरना उसी को रिपीट करो। क्योंकि न्यू आएगा जब ही होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऐसा होना चाहिए कि कभी भी सॉन्ग प्ले हुआ ना, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े। हाँ जी, सॉन्ग प्ले हुआ अपना क्या नाम है कर लो। आपका कोई भी स्टाइल हो, मैं ये कोई स्टाइल नहीं बोल रहा हूँ ना, डांस में तो सर 300 से ज्यादा स्टाइल है। तो और सबसे मेन चीज आपके फेस पे एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन। आपको एक्सपीरियंस है तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन आना बहुत जरूरी है। सॉन्ग क्या कह रहा है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल अब गाना चल रहा है भांगड़ा, 3 पैक सॉन्ग चल रहा है या कोई भी क्या नाम है सॉन्ग चल रहा है, तो उस पर हम फुटवर्क्स कर लेंगे। अब वहां पर चल रहा है क्योंकि कोई भी तुम soft song ही हो, या उस पे क्या करोगे आप, मुस्कुराने की वजह तुम हो, उस पे फुटवर्क्स कैसे करोगे। नहीं, फिर उस पे क्या है, आपको बॉडी को अकॉर्डिंगली उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा और आपके फेस एक्सप्रेशन एज ए सैड मूवमेंट हो जाएंगे, कहीं फेस आपका हैप्पीली दिखाना पड़ेगा।
तो बस कहना यही है कि आप ये 5 चीज को फॉलो कर लो। फर्स्ट था हमारा डिसिप्लिन, सेकंड था हमारा एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड आई वुड से, पॉजिटिव एटीट्यूड, और क्या नाम है, न्यू, और Confidence. कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस। कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशन, बस एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशंस। दोनों ही, क्योंकि सर इन्हें फॉलो करेंगे तो मे बी डांसर खुद ही वो फील कर लेंगे कि हम तो डांसर बन गए। बिल्कुल। और अब पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो यंग बच्चे हैं जो डांस सीखना चाहते हैं? आपने ऑलरेडी बताया कि उनको थोड़ा समय दो, इसके अलावा और कोई मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं? सर पेरेंट्स को बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चे को किसी भी फील्ड में उतार रहे हो तो उसे थोड़ा सा टाइम दो, उसे एकेडमीज में, स्टूडियो में, इंस्टीट्यूट में टाइम दो, बट आप भी दो कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें डिमोटिवेट मत करो कि तुमसे नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल की जनरेशन सर ये चीज नहीं समझती। हमारी जनरेशन क्या थी, अगर हम अपने 90s में चले जाएं तो क्या बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तो हम क्या करते थे कि क्यों नहीं होगा, हम करके हम दिखाएंगे। जिद्दी थे, हम जिद्दी करके थे। दिखा देते। आजकल के सर बच्चों को क्या है, अगर जेनजी की बात कर लो तो आजकल के क्या है सर, उन्हें ये बोल दिया ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो सर समझ लो वो दिल डिमोटिवेट हो पे जाए। लेके बैठ जाएंगे और वो करेंगे ही नहीं। तो मैं तो प्रैक्टिकल नहीं है आज की नहीं है सर, जनरेशन। कुछ नहीं है। तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि अगर आपका बच्चा छोटा है, मिररिंग से उसे दूर रखो, और अगर आप समझ रहे हो उनकी स्किल्स को डेवलप करना है तो आप भी उनके साथ करो। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा 1 घंटे में जाके एकेडमी में कुछ नहीं कर रहा है वो, बट घर पर आके भी प्रैक्टिस करो। आपके पास चाहे कितना भी टाइम हो, जरूरी नहीं है 1 घंटे 2 घंटे, 15-20 मिनट भी प्रैक्टिस हो जाती है, बट उसे टाइम दो और उसे पॉजिटिव, उसे क्या नाम है, मोटिवेट करो। उन्हें बोलो कि नाम है कि आप कर सकते हो, करो, अच्छी बात है, करो और आगे करो, क्योंकि सर बिना टाइम के तो बच्चा मुझे नहीं लगता कि ग्रो कर पाएगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। तो मिस्टर साहिल, ये आपकी जर्नी के बारे में था अभी तक, और आपके थैंक यू फॉर द मैसेजेस जो आपने पेरेंट्स के लिए जो एडवाइस दिया, और बच्चे जो डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप थोड़ा फन की बात करते हैं। लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड, हम इसको बोलते हैं सीजीजी ब्लिंक एंड बूम राउंड। आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले जो माइंड में है उसका आंसर आप दीजिए, बिना सोचे बिना समझे, जो सबसे पहले दिल में आए। ठीक है सर। रेडी हैं आप? यस शुरू करें? हाँ जी सर। ऑल राइट। स्टेज और स्टूडियो? स्टेज। कार्डियो और स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ। बॉडी बिल्डिंग? ऑल राइट। मिरर प्रैक्टिस और ओपन स्पेस? सर मिरर प्रैक्टिस। और अपने लिए अगर आपको डांस खुद परफॉर्म करना है तो भी? हाँ जी सर, मिरर प्रैक्टिस एज अ कोरियोग्राफर भी? यस सर। ऑल राइट। डांस बैटल और सोलो परफॉर्मेंस? सोलो परफॉर्मेंस। सोलो। वार्म अप और कूल डाउन? वार्म अप। ओके। वन मिस्टेक डांसर शुड स्टॉप डूइंग इमीडिएटली? गलती जो डांसर्स को सबसे पहले छोड़नी चाहिए, सबसे ज्यादा करते हैं? नशा। नशा। इसके बारे में बात करना चाहेंगे, किस तरह का नशा? सर और वही- डांसर से इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सर ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। मैं धूम्रपान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फील्ड, हमारे फील्ड में 99% इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। और बहुत सारी चीज़ें, ड्रग्स है, गांजा है, ये सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं, और सिगरेट वगैरह पीते हैं। क्योंकि सर इस चीज़ का ये मेथड आपको आगे तक जाके आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि क्या है ना, आपका लीवर, और डांसर्स कार्डियो और वार्म अप नहीं करेगा तो वो एज ए डांसर नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल कैसे होगी। और आप कभी भी देख लो, अगर धूम्रपान करोगे तो आप ज़्यादा नहीं सर 100 जंप मार लो, जल्दी आपके थक जाओगे। थक जाओगे, और सर इतना ज़्यादा आपको खांसी होगी कि आप दोबारा ना कर ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट है एज ए डांसर का, कि स्मोकिंग, हाँ, स्मोकिंग नहीं smoking। करनी चाहिए। ओके। वन सॉन्ग यू कैन डांस टू एनी टाइम? ऐसा ऐसा एक गाना जिस पे आप कभी भी डांस कर सकते हो, सोते हुए भी? सर कोई भी। फिर भी एक सबसे फेवरेट? सबसे फेवरेट मेरे रश के कमर। मेरे रश की कमर। राइट। योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? रेमो सर। रेमो सर। राइट। वन स्टाइल एवरी डांसर मस्ट लर्न? ऐसा स्टाइल जो हर डांसर को सीखना ही चाहिए, भले ही वो कोई भी फॉर्म सर हो। फुटवर्क। फुटवर्क। फुटवर्क इज मैंडेटरी। वन मैसेज टू योर फैंस एंड फॉलोअर्स? सर मैं फॉलोअर्स और अपने फैंस को बस यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में हो,
ज़रूरी नहीं है कि वो डांस ही हो। मैं एज ए मेंटर, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बॉडी बिल्डिंग मेरा कोई वे नहीं था, बट फिर भी मैंने उसमें अचीवमेंट ले ली। मैं मिस्टर डेली का खिताब मेरा आ गया। चाहे आप क्या नाम है गूगल पे सर्च मार सकते हो, साहिल डी स्टार बॉडी बिल्डर, वो बता देंगे खुद ही। तो सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक वे को पकड़कर उसे छोड़ो मत, चाहे टाइम लगेगा। गिव अप मत करो। गिव अप मत करो। गिव अप करोगे तो मे बी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सभी की फैमिली प्रॉब्लम है, हर चीज़ है, बट सबको आपको साइड करना पड़ेगा जब एक आर्टिस्ट जन्म लेता है। बिल्कुल। तो साहिल जी, आपको आज के इंटरव्यू के बारे में कैसा लगा? एनी कमेंट फॉर टुडेज इंटरव्यू? सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और ये मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्टिंग इंटरव्यू है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आपसे भी काफ़ी बातें करी हैं, और आपसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, और जो चीज़ मैंने दबा रखी थी वो चीज़ मैंने ओपनली कर क्योंकि काफ़ी चीज़ है, काफ़ी मेरे पास स्किल्स हैं जो मैंने आपको बताई। जिसके बारे में आपने कभी बात नहीं की। नहीं सर, ना बात करी, और ना ही मैंने अपने फॉलोअर्स को बताई, ना मैंने उस पर वीडियो बनाई, कभी नहीं करी, क्योंकि सर इतना टाइम नहीं होता क्लासेस से रिलेटेड और शोज से रिलेटेड। अब एल्बम सॉन्ग भी कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं होता कि कुछ बताना। बट थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सुनहरा मौका मुझे दिया। मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपके फैंस एंड फॉलोअर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं, और उनको आपकी लाइफ के नए नए किस्से और नए नए टैलेंट के बारे में पता लगा। तो बट आप तैयार रहिए, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। वो आपको गिटार बजाते हुए भी देखना चाहेंगे और म्यूजिक एल्बम लॉन्च करते हुए भी देखना चाहेंगे। हाँ जी सर, ज़रूर। अब बस लॉन्चिंग की तैयारी करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड इंस्पायरिंग आवर व्यूअर्स। आपकी जर्नी जीता जाता एग्जाम्पल है कि पैशन और डिसिप्लिन अगर मिल जाए तो आपके लिए कोई भी करियर इम्पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं, फिर चाहे वो डांसिंग हो, कोरियोग्राफी और बॉडी बिल्डिंग। Chage Guru Entertainment truly appreciate your time and inspiring work you're doing for the society. To everyone watching, if you enjoyed today's interview, please like, share, and subscribe and comment. Share this interview with someone who is really passionate about learning the dance, so that they can take the benefits and tips from this interview. See you in the next episode. Until then, stay inspired, stay motivated, stay happy. Goodbye. Thanks.